कहानी शुरू करते हैं। बच्चे कितने बैठे हैं? बहुत ज्यादा है। नहीं, जज्बाती नहीं हुआ जा सकता। सोच रहा था, जाहिर है मैं लेट हूं तो लेट होने पे सजा तो मिलनी चाहिए। तो वो जो है ना, मतलब ये हमारे जो है ना, हमारी परंपरा के खिलाफ है कि टीचर जो है वो क्लास में लेट हो जाए और जो है ना वो बच्चे, असल में मैं तो अपनी तरफ से 10 मिनट लेट हुआ हूँ, 2 से लेके 2:10, लेकिन अगर इस कमरे में क्लास नहीं थी और आप पहले से आके बैठ गए तो इसका मतलब है आपके साथ तो नाइंसाफी ज्यादा हो गई। अच्छा, जो लेवल 4 कह रहे हैं इसका मतलब है उनका चाय पीने का कोई प्लान नहीं है। ठीक है, बस फिर आगे चलते हैं। मतलब जो है ना, जो 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 ऐसे लोग होते हैं ना, जो जो मिल रहा होता है उस पर नाशुक्री करते हैं और आगे की तमन्ना करते हैं। ठीक है, तो लेवल 1 पेनल्टी जो है वो ये एमसीक्यू है, इसमें 2 में से एक जवाब देना है। नंबर 1, क्या चाय पीनी है? नंबर 2, क्या चाय नहीं पीनी? ये 2 ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो चाय पीनी है। अब अगर कोई कहे कि नहीं मुझे तो बिस्किट खाना है, कोई कहे चाय गंदी चीज होती है, तो वो दो ऑप्शन है, या चाय पीनी है या चाय नहीं पीनी। जिस तरह का मौसम है इसमें चाय पिला के आप लोगों के गलों को मैं जरा थोड़ा सा बेहतर, हाँ, गले जरा थोड़े से इजी हो जाए आपके जो है ना, क्योंकि वो इस वक्त जुकाम की भी बड़ी शिकायतें होती हैं, गले भी बैठ जाते हैं। ठीक है जी, ऐसे में फिर बच्चों को गिनने की एक्टिविटी करते हैं, और अगर कोई बाद में आया तो वो तो एलिजिबल नहीं होगा फिर। लेकिन जो आएगा तो फिर आपने उसे खुद ही बता देना है, जिसके साथ आके बैठे उसे बता देना भाई तुम्हें चाय नहीं मिलेगी। और जब चाय वाले भाई आए हुए हो तो उस वक्त भी ना खामोशी से कहते ना कि इस बच्चे को चाय नहीं देनी। ठीक है, बजाय इसके कि उस बच्चे को हम हाईलाइट करें क्लास में, वो एम्बेरस हो, आपने खामोशी से बता देना कि देखो तुम लेट आ गए हो, तो अब चाय वाली एलिजिबिलिटी तुम्हारी खत्म हो गई है। हाँ, वो वाइड अब इनिशियो हो गया। हाँ जी, तो ऐसे में हमारे टीम मेंबर जो है बच्चों को गिनने की कोशिश कर रहे हैं। यार भला को 10 बंदे ही आ जाते को। अच्छा, मैं रास्ते में मैंने कहा लो अब बीलो शुरू हुआ है, सीलो वाले गायब हो चुके होंगे, और जो नेचुरली थोड़े स्लो हो गए हैं वो भी गायब हुए होंगे। कुछ सोच रहे होंगे चैप्टर 2-3 है, इसका क्या करना हमने, वो भी गायब हो गए होंगे। तो मैं अपनी गिनती बना के बैठा था, 10-12 बच्चे होंगे, चलो ठीक है, लेट भी पहुंच गया, जाके चाय शाय वाला वो हो जाएगा। माशाल्लाह आप तो भरे हुए हैं। लो जी, आपने तो दिल खुश कर दिया। इसका मतलब है बीलो में भी एनर्जी डालनी पड़ेगी। ठीक हो गया, तो आपने वो गिन लिए बंदे। अब आप अपने तरीके से कम्युनिकेट कर लेंगे, मोबाइल शोबाइल पे आपका राब्ता होगा। ठीक है जी, बीलो में जब हम आते हैं तो यहाँ हमें जरा वकीलों वाली डिबेट चाहिए। यहाँ हमें एक ऐसा एटीट्यूड चाहिए जिसमें हमें हर चीज की लॉजिक परखनी है, क्योंकि यहाँ टाइप 3 सवाल सबसे ज्यादा है। और टाइप 3 सवाल में क्या होता है, आपको एक क्लेम किया जाता है, वो कहते हैं हाँ जी ये बंदा इस तरह से कर रहा है, बताओ इस बंदे ने सही किया या गलत किया, ये सिचुएशन बन गई है, सिचुएशन में ये कसूरवार है या नहीं है। टाइप 3 सवाल में ज्यादातर आपसे ओपिनियन मांगा जाता है कि आप यहाँ पे सिचुएशन के हिसाब से बताएं कि चीजें किस तरह से चल रही हैं। बिजनेस लॉ में सबसे बड़ा जो लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। आधे से ज्यादा, तकरीबन आधे से थोड़ी सी ज्यादा वेटेज जो है ना लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की रखी है। फिर उसके बाद आपका एक अकेला लीगल सिस्टम का चैप्टर है, प्योर रट्टे वाला चैप्टर है, उसमें से कभी लॉजिकल सवाल नहीं आया, उसकी वेटेज 5-7 नंबर की है। और इसी तरह से जो बाकी अदर लॉज हैं, अदर लॉज में हमारे पास एक लॉ है पार्टनरशिप का जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, एक लॉ है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का जिसपे एक चैप्टर है, और 2 छोटे छोटे लॉज 2-2 सफे के उन्होंने एक और चैप्टर बनाया हुआ है, तो आर्बिट्रेशन और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। तो ये ओवरऑल सिलेबस का स्कोप है। आपने स्केड्यूल देख लिया होगा, समझ लिया होगा। आज का टारगेट हमारा 2 और 3 है। कल हमने छोटे छोटे से वो एक सफे वाले चैप्टर 4 उठा के एक दिन में कर लेने इंशाल्लाह। फिर उसके बाद हम आगे जाएंगे तो चैप्टर 6 और 7 जो कि इंपॉर्टेंट है, फिर 4 की तरफ आएंगे। पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट 3 चैप्टर्स हैं, 4, 6 और 7। तो हम क्या करेंगे, पहले ये दरमियाने 2 चैप्टर अभी, कल 4 छोटे छोटे चैप्टर कर लेंगे, और उसके बाद जो हमारे 3 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे उनको हम आगे ड्रैग कर लेंगे। फिर एक दिन पार्टनरशिप पे लगाएंगे इंशाल्लाह पूरा। एक दिन हम लोग जो है वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और उस पे जो पहला चैप्टर उस पे करेंगे, और चैप्टर 15 जो है वो हमारा एक दिन किसी और उसके साथ क्लब होके कवर हो जाएगा। जब हम कॉन्ट्रैक्ट खत्म करेंगे तो उसी वक्त हम उसको अगले सेशन में कर लेंगे। तो आपने अब तक स्केड्यूल देख लिया होगा। टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं। ये चीज भी वो तय हो गई कि अब बीलो में हमें टाइम थोड़ा सा कम लगेगा, और पिछली क्लास का हमसे क्लैश भी है और शायद उस वजह से रूम भी उन्हें चेंज करना पड़ा है।
तो हम इस तरह से कर लेंगे कि ऑनवर्ड कल से 2 बजे इकट्ठे हों, ताकि आपके ऊपर भी तकलीफ कम से कम हो। 2 से 4 और हम तकरीबन 2:55 के आसपास ब्रेक कर लिया करेंगे 10 मिनट की, और 3-5 पे दोबारा स्टार्ट कर लिया करेंगे। तो उससे एन दरमियान में 10 मिनट की ब्रेक भी हो जाएगी और हम अपने उसी तरह से 2 लेक्चर्स में डिवाइड कर लेंगे। तो बिजनेस लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जब बात करता है, तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जब हम स्टार्ट करते हैं तो कुछ वर्ड्स पे बहस होती है। ये सिर्फ पहले दिन की आखिरी बहस है, ऑनवर्ड हम इस डिबेट में नहीं उतरा करेंगे। सबसे पहले दिन हमें समझना है कि ऑफर क्या होती है, एक्सेप्टेंस क्या होती है, प्रॉमिस किसे कहते हैं, एग्रीमेंट किसे कहते हैं, और देन कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं। एक दफा मेरी बात से समझ आ गई तो उसके बाद अगले दिनों में मैं आपसे कहूंगा ए ने बी से ऐसे कहा, तो हम समझ जाएंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट है। अदरवाइज आज हम इन सारे वर्ड्स पे अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे। हर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब एक ऐसा कानून जो कि 2 पार्टीज के दरमियान आपस में एक मुआहदे की बात कर रहा है। 1872 का लॉ, 150 साल से ज्यादा पुराना लॉ। तो ये उस जमाने में इन्होंने ऐसी फाउंडेशन रखी थी कि आज की मॉडर्न दुनिया भी समझती है कि वो बड़े अच्छे रूल्स हैं और उन रूल्स के मुताबिक चीजें होनी चाहिए। लेकिन उन रूल्स में कभी कभी अचानक से जरा पुराने जमाने के वो रूल भी आ जाते हैं कि खत भेजेंगे तो क्या होगा, खत नहीं मिलेगा तो क्या होगा। तो इस तरह की कुछ फजूल बातें भी बीच में बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन ज्यादातर इसकी फाउंडेशन बड़ी मजबूत है। और जब भी किसी भी किस्म का लॉ बनता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से जरूर बेसिस लेते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कॉमन सेंस वाली बड़ी मजेदार सी बातें बताई हुई हैं। अब 2 बंदों में जब भी मुआहदा होगा तो उसमें होगा ये कि एक बंदा सबसे पहले दूसरे को एक ऑफर करेगा। ऑफर का मतलब है पेशकश या प्रपोजल, यानी कि जब भी 2 बंदों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होना है तो ये कहानी हमेशा स्टार्ट होगी जिसमें एक बंदा पहले इजहार करेगा अपनी चाहत का, भाई मैं चाहता हूं कि ये काम हम इस तरह से कर लें, क्या आप भी तैयार हैं? अगर दूसरा बंदा मनोवन उसकी 100% एज इट इज उसकी बात मान लेगा तो उसको एक्सेप्टेंस कहेंगे। और जब ऑफर देने वाले बंदे की बात को हमने एक्सेप्ट कर लिया तो ये दोनों जोड़ के बन जाएंगे प्रॉमिस। ये एक वादा बन जाएगा। ये वादा किसी भी किस्म का वादा हो सकता है, ये समाजी वादा भी हो सकता है, कमर्शियल वादा भी हो सकता है। यानी फॉर एग्जांपल ए ने बी से कहा कि यार मेरा ख्याल ये है कि हम डेली इकट्ठे हों और वो जो सर ने हर चैप्टर के 3 सवाल लिखने के कहे हैं वो लिख के एक दूसरे को चेक कराएं। ये ऑफर थी। एक बंदे ने दूसरे को पेशकश की कि क्या तुम इस बात पे राजी हो कि हम डेली इकट्ठे हों और वो 3 सवाल लिख के करें। दूसरा बंदा उसकी बात मान गया बगैर चूं चरा के, उसने कहा ठीक है जैसे ही कह रहे हो मुझे कबूल है। तो जैसे ही इन दोनों, एक बंदे ने एक दूसरे को पेशकश की और दूसरा उसकी बात मान गया, हम कहेंगे दोनों के दरमियान एक प्रॉमिस हो गया। तो प्रॉमिस कोई भी वादा हो सकता है, ये समाजी सोशल वादा भी हो सकता है और ये कमर्शियल वादा भी हो सकता है। लेकिन अगर प्रॉमिस एक कमर्शियल चीज का हो रहा है तो वो एग्रीमेंट कहलाता है। वो वाले प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन मौजूद होती है, जिसमें कोई नफा नुकसान मौजूद होता है, जिसमें कोई मुआवजा मौजूद होता है, जिसमें कोई कमर्शियल वजह मौजूद होती है, जिसमें कोई गुड्स होते हैं, कोई सर्विसेज होती हैं या पैसे इन्वॉल्व होते हैं, उस तरह के वादों को हम एग्रीमेंट कहते हैं। तो अगर वादा यह है कि हम मिलके पढ़ेंगे, वादा यह है कि हम देर तक साथ निभाएंगे, वादा यह है कि 10 साल तक हम अपनी दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, वादा यह है कि हम डेली क्लास में इकट्ठे बैठ के पढ़ने के बारे में सोचेंगे, वादा यह है कि कल क्रिकेट खेलने इकट्ठे जाएंगे, तो ये सारे समाजी वादे हैं। लेकिन अगर वादा यह है कि मैं तुमसे पंखा खरीदूंगा, मैं तुमसे कुर्सी खरीदूंगा, मैं तुमसे किताब खरीदूंगा, मैं कॉलेज से क्लास खरीदूंगा, मैं सिनेमा की टिकट खरीदूंगा, मैं बस की टिकट खरीदूंगा, अगर तो मामला इस तरह का है तो इसमें कुछ कमर्शियल सेंस इन्वॉल्व है, रुपए पैसे इन्वॉल्व है या उसका इक्विवेलेंट चीज इन्वॉल्व है। तो ऐसा प्रॉमिस जो कि कमर्शियल प्रॉमिस होता है उसको एग्रीमेंट कहते हैं। इसका मतलब है प्रॉमिस में अगर हम कंसिडरेशन ऐड कर दें, कंसिडरेशन एक कमर्शियल वजह को कहते हैं। कंसिडरेशन बेसिकली पैसे में भी हो सकती है, गुड्स में भी हो सकती है और सर्विसेज में भी हो सकती है। तो जो जबानी समाजी वादे हैं वो प्रॉमिस है, लेकिन जो ऐसे वादे हैं जिसमें किसी चीज का लेन देन हो रहा है, तिजारत हो रही है, वो कहलाएगा एग्रीमेंट। तो हम कहेंगे एग्रीमेंट वो वाला प्रॉमिस है जिसमें कंसिडरेशन ऐड हो जाए। अब एग्रीमेंट में क्या हुआ, एक बंदे ने दूसरे से कहा कि मैं आपसे कुर्सी खरीदूंगा 10,000 रुपए की। अब ये इनके दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन जिस वक्त ये एग्रीमेंट कर रहे थे वहां कोई गवाह भी मौजूद नहीं था और ये जबानी एग्रीमेंट हुआ। जब एक बंदे ने ड्यू टाइम पे कुर्सियां नहीं सप्लाई की दूसरे को वादे के मुताबिक,
तो दूसरा उसको अदालत ले गया और उसने कहा जी देखिए इस बंदे ने मुझे कुर्सियां 25 तारीख को देनी थी, इसने मुझे कुर्सियां 25 तारीख को नहीं दी। तो अदालत कहेगी कि हाँ भाई क्या ये बंदा सही कह रहा है? दूसरा बंदा कहेगा नहीं ऐसी हमारी बात ही नहीं हुई। अदालत पहले बंदे से पूछे कि कोई गवाह है तुम्हारे पास? वो कहेगा नहीं गवाह तो नहीं है। अदालत कहेगी कोई लिखा हुआ साइन हुआ दिखा दो, वो भी नहीं दिखा सकेगा। तो अदालत कहेगी कि तुम लोगों का ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, मैं इसको कानूनी तौर पे एनफोर्स नहीं कर सकता, मेरे पास कोई एविडेंस ही नहीं है कि तुम लोगों के दरमियान ये एग्रीमेंट हुआ था। तो ऐसा एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल ही ना हो, जिसमें कोई ऐसा कोई कानूनी शिकी ऐड ना की हो कि आप अदालत जा सकें, वो खाली एग्रीमेंट कहलाता है। लेकिन ऐसा एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट में अगर कोई लीगल ऑब्लिगेशन ऐड हो जाए, कोई कानूनी वजह ऐड हो जाए, तो फिर हम कहते हैं कि वो बन गया कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ आ रही है? किताब से अगर हम एक एक करके पूछें, सबसे पहले ऑफर की डेफिनेशन, इसकी तरफ बाद में आते हैं। प्रॉमिस, व्हेन द पर्सन टू हुम प्रपोजल इज मेड, जिस बंदे को प्रपोजल दिया गया अगर सिग्निफाई कर दे हिज एसेंट टू इट, अपनी रजामंदी का इजहार कर दे, द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। अ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा वो बन जाएगा प्रॉमिस। जिस बंदे ने प्रपोजल दिया है वो प्रोमिसरी ऑफरर कहलाएगा, और जिसको एक्सेप्ट करना है वो प्रोमिजी या ऑफरी भी कहला सकता है, और हम उसको एक्सेप्टर भी कह सकते हैं। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस या जो दो बंदों का आपस में डिफरेंट प्रॉमिसेस हैं, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एक बंदे ने दूसरे को एक चीज बेचनी थी। रेगुलर क्लास में हमने एक दो एग्जांपल देखी और फिर हम लैपटॉप की एग्जांपल पे शिफ्ट हो गए थे। इस क्लास में एक डिफरेंट एग्जांपल ले लेते हैं। ठंडा मौसम चल रहा है, ड्राई फ्रूट की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बंदे ने दूसरे को चिलगोजे बेचने का वो किया। चिलगोजा, हमने अपना सब्जेक्ट मैटर आइडेंटिफाई कर लिया। चिलगोजा ए बी को कह रहा है कि अगर मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 1 केजी चिलगोजा दोगे? चिलगोजे को इंग्लिश में क्या कहते हैं पता नहीं, अंग्रेज खाती भी हैं ऐसे कहते हैं। चिलगोजे की कोई ना कोई इंग्लिश होगी, क्योंकि मैंने खाते हुए उसे हमेशा पाकिस्तानी ड्राई फ्रूट समझ के खा लिया, तो कभी इस पे गौर नहीं किया कि उसकी इंग्लिश क्या होगी। उसका कोई जूस शूस भी इस तरह का नहीं होता कि चलो बंदे को जैसे पोमीग्रेनेट का पता लग जाता है या कुछ और। तो चिलगोजे की कोई ना कोई इंग्लिश होगी, लेकिन हम चूंकि पाकिस्तानी माहौल में कॉन्ट्रैक्ट तक पढ़ रहे हैं, तो हम हमेशा ए और बी आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो वो चिलगोजे का करेंगे। ठीक है जी। अगर वर्ड चिलगोजे से कोई एतराज है तो हम कोई और ड्राई फ्रूट भी चूज कर सकते हैं। चिलगोजा सही है, ठीक है जी। सबसे मुश्किल ड्राई फ्रूट, इतना सा पहले तो वो, फिर उसके बाद उसे तोड़ने की कोशिश करो, आधा दांतों में फंस जाता है। फिर उसे ऐसे खोलो तो पुटुक करके उछल के कहीं गायब होता है, वो नजर भी नहीं आता। जो एक बच जाता है उसे आप मतलब अभी चबा रहे होते हैं, वो दांतों में फंसा रहता है, पता ही नहीं लगता कि ये था क्या। तो वो अजीब सा ड्राई फ्रूट है, लेकिन लोग बड़े शौक से खा रहे होते हैं। तो वो बड़ा बहरहाल जो है ना, वो मुझे हमेशा उन लोगों पे बड़ा जो है ना, वो उनकी हिम्मत को मैं दाद देता हूँ जो बैठ के चिलगोजे खाई जा रहे होते हैं। क्योंकि वो मतलब मेरे ख्याल में वो एक टाइम नहीं गुजर रहा होता, तो एक फन एक्टिविटी होती है कि चूंकि जितना वो खा रहे हैं उतना तो एक चम्मच के अंदर उससे ज्यादा खाया जा सकता है खाना कोई भी। तो वो जो इतनी एक्टिविटी आधे घंटे के बाद जिस हद तक वो खा चुके होते हैं, उतना तो 5 बादाम खा के भी उनको मिल जाना था। तो बहरहाल मतलब शायद वो एक फन टाइम एक्टिविटी है कि चिलगोजे खा रहे हैं, और महंगे हैं तो लोगों को होता है यार महंगे क्यों है, इनको खोल के खा के देखते हैं इतने महंगे क्यों हैं। लो जी, अब ए और बी हमारे हम लोगों ने कंसिडरेशन तय कर ली है। अब हमारे पूरे क्रैश कोर्स में एग्जांपल रहेगी कि ए बी को कहता है अगर मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 1 केजी चिलगोजा दोगे? अब एग्रीमेंट में इन्होंने प्रॉमिस तो बोल दिया, लेकिन साथ में सेट ऑफ प्रॉमिस भी बोल दिया। अब यहाँ पे एक चक्कर है, ये जब भी एक प्रॉमिस होता है या एग्रीमेंट होने जा रहा होता है ना, तो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस होते हैं। ए ने जब ऑफर दी कि अगर मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूं तो क्या तुम मुझे 1 केजी चिलगोजा बेचोगे? बी ने कहा हाँ। तो टेक्निकली 2 प्रॉमिस बन चुके हुए हैं। बी वादा कर रहा है कि वो चिलगोजा देगा जब उसे 8,000 रुपए मिलेंगे, और ए वादा कर रहा है कि वो 8,000 रुपए देगा अगर उसे। तो ए कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए एंटर हो रहा है कि ए को चाहिए चिलगोजा और बी को क्या चाहिए? 8,000। बी के लिए वो है कंसिडरेशन और ए के लिए चिलगोजा कंसिडरेशन है। बात समझ आ रही है? अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं, समझते हैं हम जो दे रहे हो कंसिडरेशन है, नहीं, हमें जो मिल रहा है
वो कंसिडरेशन है। तो कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रॉमिस, अगर देखिए था तो एक प्रॉमिस, लेकिन मैं इसको सेट ऑफ प्रॉमिस कह सकता हूं। एक 8,000 रुपए देने का वादा कर रहा है और एक चिलगोजा देने का वादा कर रहा है। तो हर प्रॉमिस और हर सेट ऑफ प्रोमिसेस जो एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, वो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट। तो इसका मतलब है प्रॉमिस बन गया ऑफर एक्सेप्ट होने के बाद, और ऐसा प्रॉमिस जिसमें कंसिडरेशन है एक दूसरे के लिए, वो एग्रीमेंट बन गया। और वो एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। थोड़ा सा अगर आगे चले तो इसी को थोड़ा सा डायग्रामेटिकली देख लेते हैं। प्रपोजल विद एक्सेप्टेंस प्रॉमिस बन जाएगा, प्रॉमिस विद कंसिडरेशन एग्रीमेंट बन जाएगा, और एग्रीमेंट जिसमें एनफोर्सेबिलिटी आ जाए लीगल ऑब्लिगेशन। अब वर्ड लीगल ऑब्लिगेशन को किताब ने बताया कि पार्टीज टू एन एग्रीमेंट मस्ट बी बाउंड टू परफॉर्म, बाउंड होने चाहिए, पाबंद होने चाहिए कि अपने प्रोमिस परफॉर्म करें, और इनमें से कोई भी एक डिफॉल्ट करे तो पार्टीज अदालत जा सकती हैं उसको एनफोर्स कराने के लिए। तो इस चीज को लीगल ऑब्लिगेशन कहते हैं। सिर्फ पहले दिन और आखिरी दिन हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं कि लीगल ऑब्लिगेशन बनती कैसे है। जबानी कॉन्ट्रैक्ट्स में गवाहों से बन जाती है, और जो लिखे हुए कॉन्ट्रैक्ट हैं उसमें साइन करके या गवर्नमेंट के स्टाम्प पेपर पे लोगों की चीजें अगर ऐड कर दी जाए तो उससे वो लीगल ऑब्लिगेशन बन जाती है। लेकिन हम अपने सिलेबस में डिबेट नहीं करेंगे। जब भी लिखा होगा ना ए ने बी को कहा कि जी मैं 8,000 रुपए दूं तो क्या तुम चिलगोजा दोगे, तो जरूरी नहीं कि किताब बताए वहां गवाह मौजूद थे, जरूरी नहीं किताब बताए कि उन्होंने साइन किया था, बट हम नॉर्मली एज्यूम करेंगे कि ये लीगल ऑब्लिगेशन है। सवाल खुद ही से चीख चीख के अगर हमें बताए कि ऐसा नहीं था तो फिर हमें अजम्पशन लेनी होगी। अदरवाइज हमारी कॉमन अजम्पशन ये है कि इनके दरमियान हमेशा आपस में कंसिडरेशन मौजूद है और लीगल ऑब्लिगेशन भी मौजूद है। यहां तक बात समझ आ रही है? अब यहां एक डिबेट आती है एक्सप्रेस और इंप्लाइड। ये जितने भी प्रॉमिस हैं, जितने भी एग्रीमेंट हैं, जितनी भी ऑफर्स हैं, जितनी भी एक्सेप्टेंस हैं, ये एक्सप्रेस भी हो सकती हैं और इंप्लाइड भी हो सकती हैं। एक्सप्रेस कहते हैं जो बोल के हो या लिख के हो, जो अल्फाज से हो, और इंप्लाइड कहते हैं जो इंटेंशन से, एक्शन से, सिचुएशन से वाजे हो। तो फॉर एग्जाम्पल आपका एक दोस्त आपको कहे कि यार कल से फिर वो जो अब्दी साहब ने 3-3 सवाल हर चैप्टर के कहे थे वो लिखने के लिए इकट्ठे होना है। दूसरा कहे हाँ इकट्ठे होना है, एक्सप्रेस है। नहीं इकट्ठे होना, ये भी एक्सप्रेस है। या दूसरा एकदम से आपको गुस्से वाली नजरों से देखना शुरू कर दे, तो इसका मतलब है कि आपको समझ जाना चाहिए इम्प्लाइड है कि वो सवाल करने के लिए इकट्ठे नहीं होने लगा। तो सम टाइम आप अपने एक्शन से, सम टाइम अपनी एक्सप्रेशन से चीजें बता रहे होते हैं। तो जो बात आप वर्ड से बताते हैं, बोले हुए या लिखे हुए से, वो एक्सप्रेस कहलाता है, और जो आपके एक्शन से हो वो इम्प्लाइड होता है। अब अगेन अगर एक रेगुलर क्लास हो तो फिर हम यहाँ दर्जनों एग्जांपल्स पे बात करें और तसल्ली से बात चल पड़े। तो क्रैश का एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि समझाना भी है और बहुत ज्यादा जोर भी नहीं दे सकते एक चीज पे, क्योंकि हमने तेजी से आगे जाना होता है। तो बहरहाल कॉमन एग्जांपल ये दी जाती है कि अगर आपके सामने एक सवारी वाला रिक्शा या चिंची आके रोका तो वो उसकी तरफ से एक ऑफर थी, आप उसके अंदर जाके बैठ गए, वो एक्सेप्टेंस थी। आप स्पीडो बस के रूट पे थे, बस आपके पास आके रुकी, बस की तरफ से ये ऑफर है कि हाँ भाई आके अंदर बैठ जाओ। आप चल के अंदर बैठ गए तो टेक्निकली आपने एक्सेप्टेंस दे दी है। अब रूट के एंड पे जब वो आपसे किराया मांगेंगे या उस वक्त शुरू में किराया मांगेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई मैंने तो कभी भी एक्सेप्ट ही नहीं की थी तुम्हारी ऑफर। ऑफर भी एक्शन से हुई है, एक्सेप्टेंस भी एक्शन से हुई है। तो अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस वर्ड्स में हो तो प्रॉमिस को हम कहते हैं कि वो एक्सप्रेस है, यानी कि ओरल या रिटन। लेकिन अगर इनमें से कोई भी एक चीज अगर एक्शन से हो जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये एक इम्प्लाइड था। ऑफर या एक्सेप्टेंस में से एक भी चीज अगर हमने अपने एक्शन से कम्युनिकेट कर दी, अपने एक्सप्रेशन से कम्युनिकेट कर दी, तो हम इसे कहेंगे इम्प्लाइड। तो हमेशा थ्रू आउट एक्सप्रेस का वर्ड होगा जो सामने वाजे है, और इम्प्लाइड का मतलब जो वाजे नहीं है लेकिन आप सोचोगे तो आपको समझ आएगा कि हाँ भाई इसका ये मतलब होगा। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट हैं ये एक्सप्रेस भी हो सकते हैं और इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। यहां तक ओवरऑल डिस्कशन करने के बाद किताब अब आगे बढ़ती है और ऑफर के बारे में बताती है। तो एक दफा ऑफर की डेफिनेशन को भी देखने की कोशिश करते हैं। ए ये कह रहा है कि मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूंगा अगर तुम मुझे 1 kg चिलगोजा दो। इसका मतलब है ए इस चीज का इजहार कर रहा है कि मैं राजी हूं तुम्हें 8,000 रुपए देने के लिए, एवज इसके कि अगर तुम मुझे 1 kg चिलगोजा दे दो। इसका मतलब है ऑफर एक ऐसी चीज है जिसमें एक बंदा पहले बताता है कि मैं रेडी हूं, मैं विलिंग हूं, मैं ट्रांजैक्शन करना चाहता हूं, फिर दूसरे से उसकी रजामंदी पूछ रहा होता है कि तुम बताओ क्या तुम मेरी इस बात पे इसी तरीके से राजी हो या नहीं हो।
तो पेशकश इस जब एक बंदा दूसरे को एक बात पे कहे कि मैं ऐसा करना चाहता हूं और दूसरे से पूछे कि क्या तुम भी मेरे ऐसा करने पे राजी हो और तुम भी जवाब में ऐसा करोगे, तो इस चीज को हम ऑफर कहेंगे। ऑफर की डेफिनेशन एक दफा कुछ वर्ड स्किप करके पढ़ेंगे। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर, जब एक बंदा दूसरे को कंफर्म करता है हिज विलिंगनेस टू डू, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं, मैं तुम्हें 8,000 रुपए देना चाहता हूं, कुछ अल्फाज छोड़े मैंने, विद द व्यू, इस इरादे से, टू ऑब्टेनिंग द असेंट ऑफ दैट अदर, ताकि वो दूसरे से पूछ ले हाँ भाई तुम राजी हो इस बात पे जो मैं एक्ट करने लगा हूं। ही इज सेड टू मेक अ, जब एक बंदा दूसरे से कहता है कि मैं ऐसा चाहता हूं कि ये चीज ऐसे हो, क्या तुम भी इसके लिए राजी हो, तो इसको प्रपोजल कहते हैं, ये ऑफर कहते हैं। तो अगेन प्रपोजल से आपके जहन में जो आता है वहां पे भी तो यही होता है, जब एक बंदा दूसरे के सामने अपनी चाहत का इजहार करता है और कहता है कि मेरा इस तरह से, मेरी ख्वाहिश ये है, तो क्या आप भी राजी हो। अब आगे से एक्सप्रेस जवाब भी मिल सकता है, इम्प्लाइड भी मिल सकता है। अगर आप दिमाग वाले हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपको जवाब हो गया। तो एक्सप्रेस, तो अभी लॉ पढ़ने के बाद ना लोगों को और ज्यादा समझ आ जाता है कि जरूरी नहीं कि हमेशा मुंह पे अगला बंदा गाली दे के जो है ना वो आपको इनकार करे, कई दफा चेहरे से पता लग जाएगा कि भाई आपने बड़ी फजूल बात कर दी है। हाँ, एक्शन से। तो एक भाई बहुत दिल बर्दाश्त हुआ, उन्होंने कहा वो भाई को बुला लेंगे। अच्छा जी, तो ऑफर और एक्सेप्टेंस। ऑफर वो है जिसमें एक बंदा इस इरादे से दूसरे को पेशकश करे कि मैं ये काम ऐसे करना चाहता हूं। अब होता ये है कि इन कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी कभी कोई काम करना होता है और कभी कभी किसी काम से बाज भी रहते हैं। समटाइम कॉन्ट्रैक्ट इज टू डू समथिंग और समटाइम कॉन्ट्रैक्ट है होता है नॉट टू डू समथिंग। ऐसा कब होता है, बहुत सारी जगह पे आप एक बंदे को जो उसका एक्शन बताते हैं कि जिसके ऊपर आप उसको उसके साथ डील कर रहे हैं, वो कोई चीज ना करना होता है। इसमें सबसे आसान एग्जांपल समझने के लिए होती है रात का सिक्योरिटी गार्ड। एक ऐसा बंदा जिसको आप रात के लिए बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के तौर पे लेके आते हैं, आप उसे कहते हैं तुमने रात में सोना नहीं है और हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। तो एक बंदे को एक काम करने के पैसे नहीं दे रहे, एक काम से बाज रहने के पैसे दे रहे हैं। तो सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट की नेचर ऐसी होती है कि लैंग्वेज नेगेटिव होती है। आप यूं नहीं कहते कि ये काम करने के कितने पैसे हैं, आप कहते हैं ये काम ना करने के कितने पैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, घर वाले जो है वो घर से बाहर जा रहे थे और आपको कहा कि ठीक है जी, बड़ा भाई जो है वो आपको देख रहा होगा, अगर आपने गेम ना खेली, मोबाइल यूज ना किया, तो हम आते हुए चॉकलेट ले आएंगे। ये नेगेटिव टोन है। पॉजिटिव टोन क्या है, अगर आपने पढ़ाई की तो आपको इनाम मिलेगा। और नेगेटिव टोन क्या है, अगर गेम ना खेली, मोबाइल को ना टच किया तो इनाम मिलेगा। तो सम टाइम कॉन्ट्रैक्ट इस टोन में भी होता है कि ऐसा नहीं करना। तो वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग, यानी कि नॉट टू डू, विद द व्यू के दूसरे से उस एक्शन पे या उस एब्स्टिनेंस पे, उस काम ना करने के ऊपर आप परमिशन ले रहे हैं। तो बेसिकली ऑफर है कि जब एक बंदा दूसरे को कहता है मैं ऐसा करना या नहीं करना चाहता, क्या तुम भी इस चीज पे राजी हो, तो ये वाली हरकत जो है वो ऑफर कहलाती है। और जब वो बंदा उसकी एज इट इज बात मान लेगा तो एक्सेप्टेंस कहलाएगी। जब बात ऑफर की होती है तो ऑफर के कुछ एसेंशियल्स का हम जिक्र करते हैं। ऑफर में कुछ चीजें हैं जो लाजमी है, अगर ऑफर में वो चीजें मौजूद नहीं होंगी तो हम कहेंगे वो ऑफर गलत ऑफर है। सबसे पहले है, आप अपने आप को ऑफर नहीं कर सकते, ऑफर में एक ऑफरी का होना लाजमी है। कम से कम दो पार्टीज होनी चाहिए, एक को हम कहेंगे ऑफरर, एक को कहेंगे ऑफरी। ये बाद में प्रोमिसर बन जाएगा और सामने वाला प्रोमिसरी बन जाएगा। तो एक्शन करने वाले को हम नॉर्मली ईआर साथ लगा के उस पे वो सब्जेक्ट बना देते हैं, और जिस पे एक्शन हो रहा होता है उसको ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डबल ई। जैसे एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है, एम्प्लॉई जिसको नौकरी मिलती है, ट्रेनर जो ट्रेनिंग देता है, ट्रेनी जिसको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मेंटोर, मेंटी, इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारी दुनिया में। तो ऑफरर ऑफरी को ऑफर करेगा हमेशा, ऑफरर अपने आप को ऑफर नहीं कर सकता। इसका मतलब है ऑफर अपने आप को नहीं दी जा सकती, हमेशा कम से कम दो पार्टीज होंगी, एक ऑफर देने वाली होगी और एक को ऑफर दी जा रही होगी। देन उससे आगे चलें तो ऑफर सर्टेन और डेफिनेट होनी चाहिए। अगर ए बी से कहे कि मैं अगर 8,000 रुपए दूं आपको तो आप अपनी दुकान में रखा हुआ एक बड़ा अच्छा सा ड्राई फ्रूट मुझे देंगे, महंगा सा अच्छा सा ड्राई फ्रूट, ब्राउन कलर। तो अब इसमें कंफ्यूजन हो सकती है, ब्राउन कलर की कुछ और ड्राई फ्रूट भी हो सकते हैं, कुछ और ड्राई फ्रूट महंगे भी हो सकते हैं। तो ऑफर क्या होनी चाहिए, सर्टेन और डेफिनेट।
क्लियर कट हो, डाउट नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं होना चाहिए। आपने उसको कहा कि मुझे 1 केजी चिलगोजा चाहिए अगर मैं तुम्हें एक अच्छी रकम दे दूं, क्या ये सर्टन बात है? डेफिनेट बात नहीं है। व्हाट इज अच्छी रकम? अब अच्छी रकम की डेफिनेशन हर किसी के नजदीक फर्क हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल जो है वो, अगर मैं आपसे कहूं कि जी आप अगर जो है वो टॉप कर लें, आप अगर मेरिट सर्टिफिकेट ले लें तो मैं आपको एक अच्छा इनाम दूंगा। अब आप सोचें यार, अच्छे इनाम का मतलब है सर जो है ना 4-5 हजार रुपए दे देंगे। अब हो सकता है आपकी जुबान में अच्छा इनाम 4-5 हजार हो, और मेरा दिल ये करता हो कि जिस बच्चे का मेरिट सर्टिफिकेट आया उसे 50 हजार रुपए का कैश इनाम मिले, उसको 2.5 लाख की स्कॉलरशिप भी मिले, आगे के उसके सीए के जितने भी कोर्सेज हैं वो सारे फ्री हो जाएं हमारे किसी भी प्रोडक्ट से। तो मेरे नजदीक अच्छे खासे इनाम की डेफिनेशन है ये कि 50 हजार कैश मिले और आगे के सारे कोर्सेज फ्री भी हो जाएं, और जो सेशन चल रहा हो जिसमें उसने ऑलरेडी एडमिशन लिया हुआ वो भी उसका फ्री हो जाए। अब ये मेरी ख्वाहिश है, लेकिन आपके नजदीक अच्छे खासे इनाम का मतलब ये है कि कुछ 4-5 हजार दे दिए, 10 बिरयानी के डब्बे दे दिए, ठीक है, 2 1.5 लीटर की बोतलें दे दी, तो सर्टन और डेफिनेट हो। मतलब अगर हम अच्छी रकम अच्छे इनाम की बात करेंगे तो ये सर्टन क्लियर कट अल्फाज नहीं है। ऑफर सर्टन होनी चाहिए, डेफिनेट होनी चाहिए, इसमें कोई भाव ना हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। दो बंदे जो आपस में डील कर रहे हैं वो बड़ा क्लियर कट उनकी बात होनी चाहिए। मैं अगर आपको 100 रुपए दूंगा तो क्या आप मुझे 1 किलो फल देंगे? अब फल कौन सा वाला, किस तरह से? तो ये इस तरह की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो कॉलेज आपसे कहे कि आप अगले सेशन में अगर हमें जो है ना वो 20,000 25,000 जमा कराएंगे तो हम आपको एक बड़ी अच्छी सी क्लास में एडमिशन देंगे, और उसके बाद आपको एमएस ऑफिस में एडमिशन दे दें, ठीक है, वो भी अच्छी सी क्लास है, बेहतरीन अच्छी सी क्लास है, लेकिन आपके नजदीक अच्छी क्लास वो थी जिसका आपने आईकेप में इम्तिहान देना है। अब तो एमएस ऑफिस का भी इम्तिहान देना पड़ेगा, आईकेप तो बहुत ही दिल पे लेके, और इंटरेस्टिंगली इन सारे उसके पैसे अच्छे खासे इम्तिहान देने वाले। जितने भी अब आपके हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जिसकी एक्सटर्नल असेसमेंट हो रही है उसकी फीस कॉलेजों की ट्यूशन फीस से भी ज्यादा है। चले मैं भी आपको क्यों डराऊं, अभी आप फिलहाल ये वाले पेपर तो देना, फिर उसके बाद गौर कीजिएगा। कर लिया, बच गए, शाबाश, आपने बड़े अच्छे वक्त पे फैसला ले लिया। तो आपको सिंगल फीस में ही सारा काम हो गया, वरना अब जो है ना वो लोगों को पढ़ने के भी पैसे देने पड़ेंगे और उसका पेपर देने के भी पैसे देने पड़ेंगे। ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है, जो एक बंदा दूसरे को ऑफर कर रहा है उसमें कोई ना कोई शर्त हो सकती है, ऐसे में उसे बताना होगा कि ये शर्त क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कॉलेजेस लोगों से कहते हैं कि जी प्री एनरोलमेंट्स ओपन हो गई हैं, आ जाए जी आप एडमिशन ले लें। उसमें क्या होता है वो बताते हैं कि अगर आप इस वक्त आके इन दिनों में एडमिशन लेंगे तो उसमें आपको इतनी फीस चार्ज होगी, अगर आप ऐसे करेंगे तो आपको इतनी फीस चार्ज होगी, 2 सब्जेक्ट उठाएंगे तो इतनी फीस चार्ज होगी, 3 सब्जेक्ट उठाएंगे तो इतनी फीस चार्ज होगी। दिस कैन हैपन कि एक ऑफर में कंडीशन हो। लॉ ये कहता है अगर ऐसा है तो कंडीशन क्लियरली बतानी है। अगर आप कहते हैं ये ऑफर 3 दिन के लिए वैलिड है, इस ऑफर में ये खास बात है, तो आपको क्लियर कट बताना पड़ेगा कि इस ऑफर की क्या शर्तें हैं, और अगला बंदा जब उन शर्तों को मान जाएगा तो फिर आप उसको वो चीज ऑफर कर रहे होंगे। तो ऑफर कंडीशनल भी हो सकती है। फिर ऑफर में कम्युनिकेशन होनी चाहिए। ऑफर देने वाले की ऑफर एक्सेप्टर को कम्युनिकेट हुई हो, बोली हुई ऑफर सुनाई देनी चाहिए, लिखी हुई ऑफर दिखाई देनी चाहिए, एक्शंस वाली ऑफर सुझाई देनी चाहिए, समझ आनी चाहिए कि अगला बंदा क्या बात कर रहा है। तो ऑफर तब कंप्लीट होगी जब ऑफर प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट हो जाएगी। तो यही कहते हैं कि ऑफर कम्युनिकेट होनी चाहिए। कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब नॉलेज ऑफ ऑफर को आ जाती है। जब पोस्ट भेजेंगे, जब खत भेजेंगे तो बड़ा प्रॉब्लम आ गया, भाई खत पहुंच गया और उसने खत खोल के पढ़ा नहीं है और मुझे पता ही नहीं है उसने खत खोल के पढ़ा या नहीं पढ़ा। ये मुझे पता है कि 24 तारीख को खत पहुंच गया था, अब उस दिन पढ़ा गया या नहीं पढ़ा गया ये अब ये कंफ्यूजन है। तो हम मान लेंगे कि जिस दिन खत पहुंचा उस दिन मेरी तरफ से ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। ऑफर बोल के हो तो वर्ड से हो सकती है, लिख के हो सकती है, और थ्रू कंडक्ट हो सकती है। इसमें सबसे आखिरी बात ये होती है ऑफर के एसेंशियल्स में देखते हुए कि ऑफर इनविटेशन टू ऑफर नहीं होनी चाहिए। एक कॉन्सेप्ट होता है इनविटेशन टू ऑफर और एक कॉन्सेप्ट होता है ऑफर। इनविटेशन टू ऑफर ये होता है जिसमें एक बंदा दूसरे को रागिब कर रहा होता है, कन्विंस कर रहा होता है कि आ जाओ मेरे पास बहुत जबरदस्त ऑप्शंस हैं, तो बैठ के कुछ बात डील कर लेते हैं। तो ऐसे में अगर आप एक ड्राई फ्रूट की दुकान के बाहर से गुजर रहे थे और वहां लिखा था सस्ते रेट्स पे ड्राई फ्रूट दस्तयाब हैं,
ये ऑफर नहीं है, क्योंकि ऑफर तो सर्टन होनी चाहिए। अब सस्ते रेट क्या होते हैं, लेकिन ये जुमला आपको रागिब कर रहा है, आपको कन्विंस कर रहा है, आओ बैठ के बात करते हैं। तो आप अंदर जाएंगे और आप कहेंगे कि ये कितने का है, वो कहेंगे ये इतने का है, अब वो ऑफर है। ये हो सकता है आप कहें भाई बादाम इतने के दोगे, तो इसका मतलब ये है कि वो जब उन्होंने कहा सस्ते रेट पे ड्राई फ्रूट दस्तयाब हैं, ये इनविटेशन टू ऑफर था। कॉलेज कहे दाखिले खुले हैं, इनविटेशन टू ऑफर है। फ्रूट मार्केट में लोग अपनी रेडी लेके उस पर फ्रूट से जाके बैठे हुए, इनविटेशन है। आप जाके कहें भाई ये 100 रुपए के 1 दर्जन केले देने हैं, ये 200 रुपए के 1 किलो ऑरेंजेस देने हैं, ये अब आपकी तरफ से ऑफर होगी। नहीं तो हो सकता आप उनके करीब जाएं तो वहां उन्होंने एक लिस्ट लगाई हुई और लिखा हो फिक्स प्राइस, वो उनकी तरफ से ऑफर हो सकती है। अगर फर्ज करो उन्होंने लिखा हुआ है 200 रुपए और नीचे लिखा है बार्गेनिंग अवेलेबल, अभी ऑफर नहीं है, क्योंकि अब ये सर्टेन प्राइस नहीं है, खुद ही उन्होंने कह दिया है कि जी बार्गेन अगर करेंगे तो ये कम ज्यादा भी हो सकता है। तो इनविटेशन टू ऑफर ये होता है जिसमें एक बंदा दूसरे को शो करता है कि आई एम रेडी, कि ये वाली डील कर लीजिए, और दूसरा बंदा फिर उस हिसाब से अपनी ऑफर देता है या बातचीत को स्टार्ट करता है। क्या बात समझ आ रही है? तो जब आप एक रेस्टोरेंट के बाहर से गुजरते हैं और वहां खानों की तस्वीर लगी हुई होती है, वो इनविटेशन टू ऑफर है। जब आप बैठते हैं और आपके सामने मेन्यू कार्ड लाया जाता है तो उस पर एक्सप्रेसली लिखा होता है कि कढ़ाई इतने की है, फलाना चीज इतने की, फलाना चीज इतने की, ये ऑफर होती है उनकी तरफ से। और आप जब कहते हैं 2 किलो कढ़ाई ले आओ, ये आपकी तरफ से एक्सेप्टेंस होती है कि आप मान चुके हैं कि जो उनकी रेट लिस्ट पे लिखा हुआ है आप उतने पैसे इनको दे रहे होंगे। तो दुकानों में वो जो डिफरेंट मॉडल्स पे उन्होंने कपड़े टांगे हुए होते हैं, अगर तो वो बगैर प्राइस लिस्ट के टांगे हुए हैं तो इनविटेशन टू ऑफर है कि आप दुकान के बाहर से गुजरे, आपके यहाँ बड़ा प्यारा कपड़ा है, अंदर जाके आप उसके बारे में पूछें। और अगर उस पर फिक्स प्राइस लगी हुई है तो वो उनकी तरफ से ऑफर है। तो ऑफर और इनविटेशन टू ऑफर में फर्क है सर्टेनिटी का। ऑफर क्लियर होती है, ये चीज इतने रुपए में इस तरह से यूं अवेलेबल है, और इनविटेशन होता है कि आज बात कर लेते हैं, देखो तो सही, बातचीत शुरू तो करो, हम सेल करने के लिए बैठे हैं, हमारा सीजन चल रहा है, डिस्काउंट्स जारी हैं, ये वाली सारी हरकतें क्या होती हैं, इनविटेशन टू ऑफर। तो कहते हैं कि इंटेंशन ऑफ पर्सन के अगले को इनवाइट करता है कि आओ कॉन्ट्रैक्ट में शामिल हो। इस इनविटेशन का पर्पस होता है कि आप इंफॉर्मेशन सर्कुलेट कर रहे होते हैं कि आप ट्रांजैक्शन करने के लिए रेडी हैं। ये इंटेंशंस ऑफर नहीं कहलाती, इंटेंशन कहलाती है इनविटेशन टू ऑफर। यहां जो एसेंशियल्स हमने पढ़े हैं इसमें अगर कोई क्विक 1-2 सवाल हैं तो बताएं। किसी मार्ट में जाते हैं तो वहां जाके हम लोग खुद वहां से चीजें उठाते हैं, बास्केट में रखते हैं। किसी मार्ट में जाते हैं और वहां जाके खुद ही हम चीजें उठा के बास्केट में रख रहे होते हैं। जब आप चीजें कहीं से भी उठा रहे होते हैं ना, तो वहां पे एक कंक्लूसिव लिस्ट लगी हुई होती है कि हाँ भाई ये, फॉर एग्जांपल आपने वहां एक शैम्पू उठाया तो उसके नीचे लिखा हुआ था ये 200 रुपए का है। हाँ, अगर कुछ जगह पे प्राइस लिस्ट ना हो तो आप खुद ही अलर्ट होकर उनसे कहते हैं भाई यहाँ लिस्ट नहीं लगी हुई, बताओ ये कितने का है। अदरवाइज जब आप वहां पहुंचे और आपको पता है कि जिस तरह के सुपर स्टोर्स होते हैं वहां फिक्स प्राइसेस होती हैं, ऐसा नहीं है कि आप वहां पे अपनी टोकरी में चीजें डाल के गए और फिर उसके बाद एक एक आइटम पे बहस हुई। उन्होंने अपनी तरफ से फिक्स प्राइसेस पहले से लगाई हुई हैं। इसका मतलब है उन्होंने ऑफर दे दी हुई है। आपने वो चीजें उठा के बास्केट में डाल के कैशियर के पास पहुंचने वाली आपकी हरकत एक्सेप्टेंस है, और अब आप उसकी पेमेंट करके परफॉर्मेंस कर लेंगे। आप उन्हें पैसे दे देंगे, वो आपको सामान दे देंगे। जी, कोई और सवाल है? एक आध। जी, अगेन इन्होंने कहा ऑफर समटाइम हम नेगेटिव वर्ड्स में करते हैं, उसमें भी तो कंडीशन आ जाती है। तो इसलिए ऑफर नहीं, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में हम जाके देखते हैं कि एक्सेप्टेंस इस तरीके से नहीं हो सकती। ऑफर देने वाला तो ऑफर में कुछ भी बोल दे, लेकिन एक्सेप्ट करने वाले ने देखना है कि ऑफर में कहीं ऐसी कोई नेगेटिव कंडीशन तो नहीं। अब ये नेगेटिव कंडीशन कौन सी, जैसे भाई ने इशारा किया, थोड़ी आगे जाके उसके ऊपर बात भी होगी। तो ऑफर के एसेंशियल्स हमें समझ आए हैं कि ऑफर के लिए किस तरह से। अब सवाल ये कि एक ऑफर खत्म कैसे हो सकती है। अगर एक ऑफर शुरू हुई है तो वो खत्म कैसे कैसे हो सकती है। नॉर्मली टाइम होता तो मैं आप लोगों से पूछता, आप मुख्तलिफ आइडियाज देते, लेकिन हमारे पास वक्त उस तरह से नहीं है। एक ऑफर खत्म हो सकती है रिवोक होके। ऑफर आपने एक बंदे को दी और आपने ऑफर उसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले वापस ले ली, तो अगर दी हुई ऑफर खुद ही से आप वापस ले लें तो वो रेवोकेशन ऑफ ऑफर कहलाता है। टाइम लैप्स हो जाए, आपने टाइम बताया था भाई ये 3 दिन के लिए 8,000 रुपए की ऑफर है, अगर तुम अगले 3 दिन में मुझे चलगोजे भेजने के लिए राजी हो तो मैं तुम्हें 8,000 रुपए दूंगा। 3 दिन गुजरे, ऑफर खत्म। अगर आपने टाइम बताया हुआ था, और टाइम नहीं बताया हुआ था तो एक रीजनेबल टाइम, जैसे मैं अक्सर कहता हूं कि कॉलेज के दाखिले खुले हुए हैं, आ जाएं और आप दाखिला ले लें, और आप 1.5 साल बाद जाके कहें हाँ जी बताओ दाखिला चाहिए,
तो जाहिर है वो कहेंगे कि यार अब तो वो अटेम्प्ट भी गुजर गए, जिस अटेम्प्ट के दाखिले खुले हुए थे। तो रीजनेबल, अगर ऑफर में टाइम नहीं भी बताया हुआ तो कहीं ना कहीं एक रीजनेबल टाइम बाद वो खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। और रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है वो किस किस्म की चीज है और उसकी ट्रांजैक्शन में रीजनेबल टाइम क्या है। स्टॉक एक्सचेंज में अगर चीज की बाइंग हो रही है तो अगर एक बंदा कहे मैं रीजनेबल टाइम में आपको जवाब देता हूं तो उसको अगले दिन लाजमी जवाब देना होगा, क्योंकि एक दिन बाद भी स्टॉक एक्सचेंज में काफी ज्यादा चीजें मुश्किल हो जाएंगी। और अगर चांदी की खरीदो फरोख्त हो रही है 15 मिनट बाद रेट बदल जाएंगे, क्योंकि कौम चांदी की पीछे टूटी पड़ी है इस वक्त, तो वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी फ्लक्चुएशन हो रही है। तो चांदी की बाइंग सेलिंग में एक बंदे ने दूसरे से कहा भाई 15,000 की चांदी लेनी है, तोले का ये रेट है। दूसरे ने कहा अच्छा मैं थोड़ी देर में रीजनेबल टाइम में बताता हूं। अब उसने 20 मिनट बाद कॉल की कि हाँ भाई वो चांदी दे दो। उसने कहा भाई निकल गई। कहेगा यार थोड़ा वेट तो करता, तो कहेगा मैं तो बहुत रीजनेबल टाइम वेट किया, 20 मिनट वेट किया तुम्हारा। तो वहां 20 मिनट भी रीजनेबल हो जाएंगे, और कहीं 5 दिन बाद भी ओके कर रहे होंगे तो भी बात बन जाएगी। तो ये फिर अदालत में सिचुएशन के मुताबिक तय होगा कि रीजनेबल टाइम क्या है, लेकिन ऑफर उस टाइम के अंदर अंदर एक्सेप्ट करनी चाहिए जो बताया गया। और अगर वो टाइम गुजर गया तो ऑफर लैप्स हो जाएगी, या अगर एक रीजनेबल टाइम गुजर गया उस सेक्टर के मुताबिक तो ऑफर लैप्स हो जाएगी। ऑफर देने वाला मर जाए या पागल हो जाए, अगर ऑफरी को पता लग गया कि एक बंदा मर गया ऑफर जिसने दी थी, या वो पागल हो गया है, तो अब वो उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। हाँ गलती से एक्सेप्ट कर ले, से नहीं पता था कि वो मर गया है, तो फिर वो हम देखेंगे कि इसने एक्सेप्टेंस उसके मरने के टाइम से पहले की है या बाद में की है। अगर पहले एक्सेप्टेंस कर लिया तो फिर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड हो जाएगा। और अगर मरने के बाद की और इसे नहीं पता था लेकिन वो बंदा मर चुका था तो फिर उसका रूल थोड़ा सा डिफरेंट है। चैप्टर 6 में जाएंगे तो फिर मरे हुए बंदे की ऑफर की परफॉर्मेंस कैसी होगी हम उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह। वो जो कंडीशंस थी ऑफर के अंदर मौजूद थी, प्रेसिडेंट टू द ऑफर या कंटेन्ड इन द ऑफर, अगर वो कंडीशन पूरी ना हो तो ऑफर खत्म हो जाएगी। ऑफर के मुकाबले में काउंटर ऑफर आ जाए, आपने ऑफर दी हुई है, अगले बंदे ने कहा नहीं, आपने कहा जी 8,000 रुपए दूं तो तुम 1 kg चिलगोजा दोगे, उसने कहा नहीं 9,000 रुपए दोगे तो मैं 1 kg चिलगोजा दूंगा, तो उसने काउंटर ऑफर कर दिया। अब नई ऑफर उसकी तरफ से आई है कि मैं 1 kg चिलगोजा देना चाहता हूं अगर तुम 9,000 रुपए दो, तो काउंटर ऑफर से ओरिजिनल ऑफर खत्म हो जाएगी। या अगला बंदा एक्सेप्ट ही ना करे या मुंह पे इनकार कर दे, आप कहें भाई 8,000 रुपए तुम्हें दूध तुम 1 किलो चिलगोजा दोगे, उसने कहा नहीं, ये पई ऑफर खत्म, जमीन पे तड़प रही है, तबाह हो गई, उसने उठा के फेंक दी ऑफर, एक्सप्रेसली रिजेक्ट कर दिया। तो ऑफर देने वाला ऑफर वापस ले ले, ऑफर देने वाला मर जाए, वो इनसेन हो जाए, टाइम गुजर जाए, रीजनेबल टाइम गुजर जाए, काउंटर ऑफर आ जाए, अगला बंदा ऑफर खत्म कर दे, ये सारे वो केसेस हैं जिसमें ऑफर खत्म हो जाएगी। यहां से कोई भाई सवाल पूछना चाह रहे थे? हो गया कवर? ठीक है, मैं इसलिए रुका हुआ था कि मैं एक दफा उसको रिकैप कर लूं। ऑफर हमें समझ आ गई। अब अगली चीज हमें समझनी है वो है एक्सेप्टेंस, और हमारे इसका सेल कमजोर हुआ है। नहीं जी, यहां से चला लेते हैं, अब शायद इसकी याददाश्त वापस आ जाए। एक्सेप्टेंस दुनिया की सबसे आसान डेफिनेशन, when the person to whom proposal is made signifies his assent to it, the proposal is said to be, जिसको ऑफर दी गई थी जब उसने कहा ओके तो एक्सेप्टेंस हो गई। तो एक्सेप्टेंस का मतलब है जब अगला बंदा हु बहू एज इट इज आपकी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले। इसका मतलब है कि इसके कुछ एसेंशियल्स हैं। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए। इसने कहा मैं आपको 8,000 रुपए दूं तो क्या आप मुझे 1 kg चिलगोजा देंगे? उसने कहा हाँ, अगर थोड़ा सा हमारे पास सप्लाई में माल पड़ा हुआ तो। एक्सेप्टेंस नहीं है। एक्सेप्टेंस तब है जब वो बिल्कुल एज इट इज यस कह दे, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के। अगर वो आगे से कोई कंडीशन लगा दे तो ये काउंटर ऑफर है कि मेरे पास माल हुआ तो मैं तुम्हें 1 kg चिलगोजा 8,000 रुपए का दूंगा। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल, अगर कोई भी कंडीशन इंपोज कर दी जाएगी तो क्या बन जाएगा? काउंटर ऑफर। तो जिसको एक्सेप्टेंस के लिए कहा गया उसने बगैर किसी चूं चरा के, बगैर किसी एक्स्ट्रा शर्त के, अगर उसी तरह से एज इट इज बात मान ली तो एक्सेप्टेंस है। और अगर उसे नहीं समझ आया और वो एक काउंटर ऑफर दे दे तो एक नई कहानी फिर से शुरू हो जाएगी। अब इसने ऑफर दे दी है, अब सामने वाला बंदा एज इट इज बात मान जाएगा तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। तो जब तक वो पॉइंट नहीं आ जाता जहां एक बंदा एक आखिरी बात करे और दूसरा उसकी बात को मान जाए, तब इनके दरमियान कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। उससे पीछे बहस चल रही है। ऑफर है लेकिन ऑफर के बदले ऑफर आ रही है तो पिछली ऑफर खत्म हो जाती है और नई ऑफर वैलिड हो जाती है। देन एक्सेप्टेंस रीजनेबल मोड में होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस उस तरीके में हो जो बताया जाए।
यानी ऑफर देने वाले ने कहा कि भाई मैं तुम्हें जो है ना वो फोन करके मैं ये ऑफर कर रहा हूं, तुमने जवाब में मुझे फोन करके एक्सेप्टेंस देनी है, और अगला बंदा खत लिखने बैठ जाए। या कॉलेज ने आपको कहा कि जी अगर आप जो है वो फिजिकल क्लास में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप इतने दिनों में आके फिजिकली फ्रंट ऑफिस में आके फिजिकली बैठ के फिजिकली एक फॉर्म फिल कर दें। तो एडमिशन, कॉलेज ने कहा एडमिशन खुले हैं, दाखिला लेना है तो इतने हजार में हमारी तरफ से ऑफर है, आपने कहा हो कि मुझे कबूल है। कॉलेज ने कहा कि जी हमारी जो ऑफर है वो फिजिकल क्लास की वो इस तरह से है कि आप अगर फिजिकली आके यूं करके एडमिशन कराएंगे तो वैलिड होगा। आपने व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर दिया, तो वो कॉलेज ने जो मॉड बताया था वो मॉड तो आपने फॉलो नहीं किया। तो ऑफर देने वाला मॉड बता सकता है कि एक्सेप्टेंस इस मॉड में होनी चाहिए, इस तरीके से होनी चाहिए, और एक्सेप्टर को चाहिए कि वो तरीका फॉलो करे। फर्स्ट करें एक्सेप्टर वो तरीका नहीं फॉलो कर पाता, भाई एक्सेप्टेंस तो उसने दे दी, वो भी मानता है, ऑफर देने वाला भी मानता है, बस तरीके का फर्क है। या बर्डन आ जाएगा ऑफरर पे। अगर ऑफरर को किसी डिफरेंट तरीके से एक बंदे ने जवाब दे दिया है तो ऑफरर को चाहिए वो इंसिस्ट करे कि नहीं भाई मुझे जवाब तो उसी तरीके से चाहिए जिस तरह से मैंने कहा था, और अगर वो उस तरह से बात नहीं करेगा तो ये बात एक्सेप्टेंस मानी नहीं जाएगी। तो एक्सेप्टेंस उस मैनर में होनी चाहिए जो बताया गया, और जहां कोई मॉड नहीं बताया गया, जो नॉर्मली उस तरह की दुनिया में जिस तरह का मॉड होता है उसके मुताबिक। अगर एक्सेप्टेंस मैंने प्रेस्क्राइब में नहीं है तो ऑफर को चाहिए कि वो इंसिस्ट करे। इफ ही फेल्स टू इंसिस्ट विद इन रीजनेबल टाइम तो मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्टेंस को ओके कर दिया, उसको कोई मसला नहीं है। Then acceptor must be aware of the proposal at the time of acceptance. जिस वक्त वो एक्सेप्टेंस दे रहा है उसे पता हो कि ऑफर क्या है। यानी एक बंदे का एक्शन कि मैं इस चीज को मानता हूं वो तभी माना जाएगा जब उसे पता हो कि ऑफर क्या चीज है। अगर आपने ऑफर सुनी ही नहीं है और आपका एक्शन दुनिया देख के कहीं एक्सेप्टेंस है तो भी वो एक्सेप्टेंस नहीं है, क्योंकि आपने तो ऑफर सुनी ही नहीं है। कॉलेज ने ऑफर दे दी कि जी अगले 2 दिन में जो आके क्लास में एडमिशन ले लेगा उसे 30% ऑफ मिल जाएगा, आपने सुनी नहीं है और आप उन्हीं 2 दिनों में कॉलेज के सामने बैठे हुए और एडमिशन करा रहे हैं, नहीं माना जाएगा कि आपने एक्सेप्टेंस दी है। क्यों? क्योंकि आपको उस ऑफर का पता ही नहीं है। तो अगर कॉलेज इस वक्त आपको वो डिस्काउंट ना दे जो कॉलेज ने अनाउंस किया हुआ है तो कॉलेज ने कुछ गलत नहीं किया, क्योंकि आपको ऑफर का नहीं पता। तो एक्सेप्टर तभी एक्सेप्टर कहलाएगा जब उसे पता हो कि इस वक्त ऑफर क्या चल रही है, जिसमें मशहूर जमाना केस होता है कि जिसमें एक बंदा जो है वो उसका सामान गुम हो जाता है तो वो मोहल्ले में ऐलान करा देता है कि जो भी मेरा सामान ढूंढ के लाके देगा मैं उसे इनाम दूंगा। तो एक और उसका दोस्त उसका सामान उसकी तरफ रह गया होता है, वो लाके उसे दे देता है कि यार तुम्हारी चीज मेरे पास पड़ी रह गई थी, और उसे नहीं पता होता कि इस शख्स ने इनाम रखा हुआ है इस चीज पे। तो ऐसे में क्या होता है, वो चीज का वापस करना दोस्त की दोस्ती और मेहरबानी काउंट होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं काउंट होगा। लेकिन वो जो उसने मस्जिद में ऐलान किया था और उसके मोहल्ले का कोई बंदा वो ऐलान सुनने के बाद वो चीज ढूंढ के ले आए तो वो उसकी एक्सेप्टेंस काउंट होगी और ये बंदा उसको इनाम देने पे पाबंद होगा। तो एक्सेप्टर को पता होना चाहिए प्रपोजल का एट द टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस। देन एक्सेप्टेंस लैप्स ऑफ ऑफर से पहले होनी चाहिए। ऑफर खत्म होने से पहले पहले आपने उसकी एक्सेप्टेंस देनी है। अगर आपने ऑफर खत्म होने के बाद एक्सेप्टेंस दी तो वो एक्सेप्टेंस बेकार होगी। लैप्स ऑफ ऑफर से पहले पहले एक्सेप्टेंस हो जानी चाहिए। यहां तक कोई छोटा सा सवाल अगर कोई है तो। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस तब कंप्लीट होगी जब वो कम्युनिकेट हो जाए। वो वर्ड से भी हो सकती है, लिख के भी हो सकती है और एक्शन से भी हो सकती है। देन नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन मोड में ना हो। अब नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होता है? एक तरीका होता है जिसमें ऑफर देने वाला कहता है कि भाई ये मेरी ऑफर है, अगर तुमने इसे रिजेक्ट करना है तो बता दो, और अगर एक्सेप्ट करना है तो खामोश रहो। यानी तुम अगर खामोश रहोगे, मुझे कोई जवाब नहीं दोगे, तो मैं खुद ही से समझ लूंगा कि तुमने ये ऑफर एक्सेप्ट कर ली। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ये कहता है कि किसी की खामोशी को इनकार तो कंसिडर कर लो। किसी के जवाब ना देने को ये तो सोचा जा सकता है कि वो राजी नहीं है, लेकिन ये सोचना कि वो राजी है वो गलत हो जाएगा। आपने किसी को खत भेजा, उसने खत पढ़ा ही नहीं, और आप सोचें कि 3 दिन तक उसने इनकार नहीं किया, इसका मतलब एक्सेप्टेंस है, तो वो गलत हो जाएगा। ऑफर बकायदा एक्सप्रेसली या इम्प्लाइडली एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो ऐसी ऑफर जिसमें आप दूसरे से कहते हैं कि तुमने खामोश रहने से जवाब देना है, तुम खामोश रहो, तुम जवाब ना दो तो मैं खुद ही से तसव्वुर कर लूंगा कि तुम्हारी तरफ से सब ओके है, ये वाला जवाब, ये वाली कंफर्मेशन नेगेटिव कंफर्मेशन कहलाती है। तो लॉ ये कहता है कि इट कैन नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ
नेगेटिव कंफर्मेशन, नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है? इफ नॉट एक्सेप्टेड विद इन स्पेसिफाइड टाइम दैट इट विल बी प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन एक्सेप्टेड। तो आपने दोस्त से कहा कि हाँ भाई वो फिर हम हर दिन 3-3 सवाल लिखने के लिए इकट्ठे होंगे, तो फिर मैं कल तुम्हारी तरफ आ रहा हूं 3 सवाल करने के लिए, और अगर तुम्हें एतराज है तो बता दो। अब उसने आपका मैसेज देखा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, या उसको याद ही नहीं रहा, और उसने अगले दिन तक जवाब नहीं दिया, और आप वाकई ही किताबें लेके पहुंच गए कि आओ सवाल करें, तो वो उलझेगा कि भाई मैंने कब आपको कहा था। तो ये ऑफर ही गलत है, ये ऑफर ही ऐसे नहीं होनी चाहिए जिसमें आप इस तरह की शर्त रखते हैं। हमने कहा था ऑफर में शर्तें हो सकती हैं, लेकिन अगर ऑफर में एक ऐसी शर्त हो कि जवाब देने वाले को जवाब देने का गलत तरीका आप अगर कह रहे हैं, देखिए ना ऑफर में हमने कहा था कि आप मोड बताएंगे कि जवाब कैसे देना है, लेकिन अगर आपने इस तरह का मोड बता दिया कि जवाब आपने यूं देना है, तो ये लॉ को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लगा तरीका। रिश्ते में तो ऐसा ही होता है। इन्होंने कहा रिश्ते में तो ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, ये आपको खुद ही लग रहा होता है, अगली तरफ से इनकार होता है, आप जो है ना खुद ही से जो है वो क्या एक्सपेक्टेशन डेवलप करके बैठ जाते हैं, और उसके बाद जब दिल टूटता है तो आप कहते हैं यार अच्छा भला राजी तो थी, ये क्या हुआ? पार्टी राजी तो थी, पार्टी ठीक है। कहीं आप वो तानीस समझ के ये ना समझें कि जो है ना यहाँ सामने बॉयज बैठे हुए हैं तो यहाँ पे सिन्फ नाजुक की बात हो रही है। तो क्या बात समझ आ रही है? हाँ ये बात समझ आ रही है। कॉन्ट्रैक्ट तक आते साथ ही ना लोगों के अंदर जो है ना एक अचानक से जो है ना वो पुराने आशिक जाग जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑफर कहानी कहां से शुरू होती है? प्रपोजल से। प्रपोजल सुनते साथ ही सर्दियों का मौसम होता है, बच्चे जो है ना वो जज्बाती हो जाते हैं। याद रहे बात 1 किलो चिलगोजे की हो रही है, तो जब आप 1 किलो चिलगोजे पे दिमाग लगाएंगे तो आपको कुछ भी जहन में नहीं आएगा, आप सिर्फ जो है ना वो एक ड्राई फ्रूट सोचेंगे। तो एक्सेप्टेंस नेगेटिव कंफर्मेशन मोड में नहीं होनी चाहिए, यानी कि ए ने बी से कहा कि भाई मैं 8,000 रुपए आपको दूं तो आप 1 किलो चिलगोजा देंगे, और अगर आपका जवाब नहीं आया तो मैं समझ जाऊंगा कि खान साहब आपको कोई एतराज नहीं है। खान ड्राई फ्रूट वाले थे जिनको उसने ऑफर दी। अब खान साहब ने उसकी ऑफर सुनते ही कहा यार अजीब आदमी है, 8,000 रुपए, भाई 12,000 का आइटम है, मैं क्यों दूं 8,000 का? खान साहब ने गुस्से में रिप्लाई नहीं किया, और आप पहुंच गए 3 दिन बाद के चिलगोजे कहां पड़े हुए हैं, दे दें, ये 8,000 रुपए पकड़े, क्योंकि मैंने आपको ऑफर दी थी, आपने जवाब नहीं दिया, और मैंने कहा था जवाब ना देने का क्या मतलब है? एक्सेप्टेंस। तो ये गलत ऑफर है। आप ये नहीं कह सकते कि जवाब ना देना इज इक्वल टू यस। आप ये जरूर सोच सकते हैं कि जवाब ना देना इज इक्वल टू इनकार। तो खामोशी को इनकार समझा जाए, वो पुराने जमाने में खामोशी नीम रजामंदी होती थी, उस जमाने की खवातीन जो है वो डिसेंट होती थी, उनमें हया होती थी। आज उसने मुंह पे इनकार कर देना है, ठीक है जी। तो आज किसी की खामोशी से आपने जो है ना वो गलत मतलब एक्सट्रैक्ट नहीं कर लेना। वापस इधर आते हैं, एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, बोली हुई सुनाई दे, लिखी हुई दिखाई दे, एक्शंस वाली सुझाई दे, समझ आए। लेकिन खत का क्या करें? खत में कंफ्यूजन हो जाती है। अब यहां हम बिला वजह वो रूल्स पढ़ेंगे जो आज तकरीबन नापैद हो चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं। हमारा क्या जा रहा है? ए ने बी को ऑफर दी थी 1 किलो चिलगोजे की, अब इसमें खत ऐड कर लेते हैं। ए ने लेटर लिखा, और ये लेटर उसने लिखा फर्ज करें 25 दिसंबर को, ठीक है जी। वो बच्चे गए थे जी यहाँ 9 मई लिख दें, रेगुलर क्लास होते 9 मई लिखते, फिर सियासी बात होती, फिर इस तरह से, फिर आपके जज्बात मजरू होते, टाइम ही नहीं है इस वक्त इतना हमारे पास। 25 दिसंबर ये भी एक सियासी दिन है, एक बड़े अजीम रहनुमा की विलादत, कायदे आजम, ठीक है। कायदे आजम, अब आपके जहन में पता नहीं कौन अजीम रहनुमा आ रहा है। तो 25 दिसंबर को ए ने खत लिखा, 25 दिसंबर को ए ने खत लिखा बी को, और कहा अब देखिए 1 किलो चिलगोजे से तो बात नहीं बनेगी ना, तो एक काम करते हैं 8 लाख की बात करते हैं। कितने किलो चिलगोजे आ जाएंगे? 100 किलो। एक भाई ने 10 किलो का हिसाब लगाया। भाई खान साहब लूट के खा जाएंगे आपको, ये खान साहब से डील नहीं कर सकेगा, ये तो जो है ना मतलब 8 लाख दे के 10 किलो चिलगोजे लेके जा रहा होगा। ओ भाई ये रंग नंबर है, 100 किलो। ए ने बी को खत लिखा 25 दिसंबर को, ए ने खत लिखा 25 दिसंबर को, जो पहुंचा यहां पे 25 जनवरी को।
चूंकि खान साहब अफगानिस्तान में थे और खत जा रहा था अपने नॉर्मल तरीके से चलता हुआ, 1872 की बात हो रही है। पहले वो खच्चर पे खत आगे एक जगह पहुंचा होगा, वहां से वो ऊंटों के काफिले में सवार हुआ होगा और फिर आहिस्ता आहिस्ता पहुंच रहा होगा अफगानिस्तान। खान साहब ने देखा कि यार 100 किलो चिलगोजा एक बंदा मांग रहा है, रेट जो बता रहा है वो भी थोड़ा मुनासिब सा लग रहा है। तो उसने अपने लोगों से पूछा स्टॉक पड़ा है, उन्होंने कहा जी 60 किलो चिलगोजा पड़ा है। उसने कहा जल्दी से मार्केट से भागम भाग जाके ना, इनको चिलगोजा नॉर्मली 6,000 का मिलता था, लेकिन उस वक्त मार्केट में जो है ना, वो जब इन्होंने फौरन लेना था तो अगले बंदे ने 6,500 का चिलगोजा दिया है। खान साहब ने कहा परेशान ना हो, हमारे पास एक ऑर्डर आया हुआ है। वो जनाब उधर से जब अपना 100 केजी इनका चिलगोजा कंफर्म हो गया तो इन्होंने क्या किया, 28 जनवरी को खत का जवाब दिया और वो खत का जवाब पहुंचा 28 फरवरी को। जब खत ने आते हुए महीना लिया था तो जाते हुए भी महीना ले गए। दिसंबर भी 31 का था, जनवरी भी 31 का महीना था, तो दिनों की गिनती तकरीबन उसी तरह से सेम रही। अब ए ने जब बी को खत लिखा है तो ए को पता है कि खत पहुंचने में टाइम लेगा, प्रोसेस होने में टाइम लेगा, वापसी भी टाइम लेगा। ए को थोड़ा सा दिल बड़ा रखना चाहिए, ए को इंतजार करना चाहिए एक्सेप्टेंस का। खासतौर पे जब 28 जनवरी को खान साहब ने माल साइड पे कर दिया है कि हाँ भाई ये माल तो फलाना बंदे की अमानत है, मैंने उसको ओके कर दिया है। खान साहब तो पक्के हो गए ओके करके। खान साहब ने जब ओके कर दिया तो वो तो खुद की भी नहीं सुनेंगे, ठीक है। तो खान साहब जब एक दफा कमिटमेंट कर लेते हैं, बाद में आप बेशक जेल भेज दें, खान साहब पक्के अपनी बात पे। उन्होंने कहा भाई मैंने जब नहीं डील करनी तो मैंने डील नहीं करनी। तो खैर ये वाले खान साहब जो अफगानिस्तान वाले खान साहब थे, इन्होंने 28 जनवरी को ओके कर दिया, ठीक है। ये जो इन्होंने ओके कर दिया, ये ए को कब पता लगा, 28 फरवरी को। ए ने क्या किया, 25 फरवरी को किसी और के साथ डील कर ली। जब खान साहब ने आंखें दिखाई तो उसने किसी और शरीफ आदमी से डील कर ली। ए पता नहीं कौन है, लेकिन बहरहाल जब खान साहब ने एक ही बात नहीं मानी तो उस ए ने किसी और शरीफ आदमी से डील कर ली और खान साहब को इनकार कर दिया। अब पता नहीं आप इसमें से कोई सियासी बात खामखा सोच लें। ये 25 फरवरी इज वेल बिफोर 28 फरवरी। जब ए को पता ही नहीं लगा कि एक्सेप्टेंस हुई है या नहीं तो ये तो आजाद है। लेकिन अगर ए ये डील कर ले और 28 फरवरी को खत पहुंचे तो खान साहब का क्या कसूर कि वो 28 जनवरी से माल साइड पे रख के बैठे हुए हैं। खतों के जमाने में ये बड़ा प्रॉब्लम होता था कि खत भेजने वाला खत भेज देता था लेकिन खत पहुंचता था महीने बाद या काफी अरसे बाद। तो ऐसे में ऑफर देने वाले का खत, ऑफर खान साहब तो अपने सुकून से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, अचानक से ऑफर इसी ने भेजी थी ना, तो इंतजार इसी को करना था। इसे चाहिए था कि खत भेजने के बाद उतने दिन का इंतजार करे। लॉ ने एक्सेप्ट करने वाले को ज्यादा प्रोटेक्ट किया है। वो कहते हैं जिस दिन एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्ट कर लेगा उस दिन ये बाउंड हो जाएगा, मिस्टर ए बाउंड हो जाएंगे उस दिन। ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट 28 जनवरी को स्टार्ट हो चुका है, हालांकि ए को पता भी नहीं लगा अभी। और जब तक ए को पता ही नहीं लगा तो खान साहब की एक्सेप्टेंस तो अभी पहुंची नहीं है। तो खान साहब अपनी एक्सेप्टेंस पे बाउंड ही नहीं हुए। ये अपनी एक्सेप्टेंस पे कब बाउंड होंगे, जब इनका खत यहां पे पहुंचेगा 28 फरवरी, तो इस दिन ये बाउंड हो जाएंगे। इसका मतलब है इनकी नजर में जो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है वो 28 फेब को क्रिएट हुआ है। थोड़ा सा इस फ्लो चार्ट पे टाइम लगाने का मकसद ये था कि हम चीजों को थोड़ा सा टाइमलाइन के हिसाब से समझने की कोशिश करें। ए ने बी को खत भेजा 28 जनवरी को, खत पहुंचा है, सॉरी खत भेजा है 25 दिसंबर को, खत पहुंचा 25 जनवरी को, 28 जनवरी को जवाब दिया, पहुंच गया। ऑफर उस वक्त कम्युनिकेट होती है जब पहुंचती है। ऑफर 25 दिसंबर को की गई थी, पहुंची कब थी, इस दिन ऑफर कम्युनिकेट हो गई है। लेकिन एक्सेप्टेंस में दोनों बंदों की कम्युनिकेशन फर्क है। ऑफरर के नजदीक एक्सेप्टेंस उस दिन बाउंड हो जाएगी जब खत रवाना होगा, और एक्सेप्टर के नजदीक उस दिन बाउंड होगा
जब खत पहुंच जाएगा। तो मैं नॉर्मली कहता हूं जिसके हाथ में खत है वो नहीं सामने वाला बंदा बाउंड होता है। खत इसके पास है, इसने भेजा, वो बाउंड हो गया। खत उसको मिला, ये बाउंड हो गया। तो इसका मतलब ये है कि ए के नजदीक कॉन्ट्रैक्ट की क्रिएशन डेट है 28 और बी के नजदीक 28 फेब। इसका मतलब है ए अपने वाला पार्ट ऑफ जो प्रॉमिस से पीछे पीछे वाली बात हो रही है वो खत्म कर सकता है इस तारीख से पहले पहले। ए ने अगर अपनी ऑफर खत्म करनी है तो वो ऑफर 28 जनवरी से पहले पहले खत्म करनी है, 28 जनवरी के बाद वो खत्म नहीं कर सकता। और बी ने अगर अपनी एक्सेप्टेंस खत्म करनी है 28 फेब, यानी कि इसकी एक्सेप्टेंस पहुंचने से पहले पहले अगर इसने तेज रफ्तार घोड़ा इस्तेमाल करके या टीसीएस या फास्ट सर्विस यूज की और उसने बचा लिया तो उसकी बचत हो जाएगी। क्या ये पूरी टाइमलाइन समझ आ रही है? तो इसका मतलब है कि ऑफर कंफ्यूजिंग नहीं है, लेकिन एक्सेप्टेंस में उसकी जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ी कंफ्यूजिंग है। एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन दोनों बंदों के हिसाब से फर्क होती है। ऑफरर के नजदीक उस दिन जब ऑफरी ने खत रवाना किया है और ऑफरी के नजदीक जिस दिन खत पहुंचा है। इसी तरह से रेवोकेशन का भी रूल है। ऑफरर अपनी ऑफर को उस दिन से पहले पहले तक रिवोक कर सकता है जब उसके नजदीक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ है, और वो दिन होता है जिस दिन एक्सेप्टेंस चली होती है। और एक्सेप्टर अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है? जब तक खत पहुंच नहीं जाता। तो अगर हम किताब से बात करें communication is complete as per proposer when it is put in course of acceptance की कम्युनिकेशन उस दिन कंप्लीट हो जाती है ऑफरर के नजदीक जिस दिन खत रवाना होता है। और कम्युनिकेशन इज कंप्लीट एज पर एक्सेप्टर व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द ऑफर। ये बात समझ आई? देन रेवोकेशन की किताब ने जल्दी जल्दी से डिस्कशन की है। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ ऑफर, ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है? एन ऑफर मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। अगर सामने ऑफर दी हुई है तो एक्सेप्टेंस से पहले पहले रिवोक कर दें, और अगर खत से की हुई है द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट द प्रपोजर, बट अगेंस्ट का मतलब एज पर। तो ऑफर देने वाला अपनी ऑफर उस दिन तक कैंसिल कर सकता है जब तक उसके नजदीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन नहीं हो गई। और इसके नजदीक किस दिन कम्युनिकेशन होती है? जब खत रवाना होता है। तो एक्सेप्ट करने वाला अपनी एक्सेप्टेंस को कब तक रिवोक कर सकता है? जब उसके नजदीक कम्युनिकेशन हुई है, और उसके नजदीक हमारी एग्जांपल में 28 फरवरी तारीख है। तो आसान अल्फाज में ऑफर देने वाला ऑफर रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टेंस देने वाला एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। और दोनों ये डॉक्यूमेंट कब रिवोक कर सकते हैं? उनकी अपनी नजर में जिस दिन एक्सेप्टेंस हुई है, क्योंकि उसी दिन कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया ना, उस दिन से पीछे पीछे कर सकते हैं। तो ऑफर देने वाला एक्सेप्टेंस के चलने से पहले पहले इनकार कर सकता है, और एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टेंस के पहुंचने से पहले पहले इनकार कर सकता है। और अगेन जब हम ऑफर या एक्सेप्टेंस रिवोक करेंगे तो जो बंदा कर रहा है उसके नजदीक वो तब कंप्लीट होगी जब उसने रवाना कर दी, लेकिन जिसको कर रहा है वो दिन इंपॉर्टेंट है कि कब पहुंचती है चाय। ठीक है, बड़े अच्छे टाइम पे चाय लेके आए हैं, एंड ब्रेक वाला टाइम जो है ना, तो